हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोग पहले लेक्चर में जितने दूर तक पढ़े थे उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के ऊपर हम लोग बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंसिंग किया जाता है और कोई भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ कुछ सवाल शायद आप लोगों के मन में आ रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं उसके स्टेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है। देखो कि जब भी आप लोग रिएक्टेंट लिखोगे, सपोज़ मान लो मैं एक इक्वेशन दिखा रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये नाइट्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन एटम लिया। तो अभी ऐसे अगर रिप्रेजेंट करोगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद एमोनिया जनरेट हो रहा है, एमोनिया मतलब NH3 जनरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है और ये एक प्रॉपर वे नहीं है एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर होता है और ये समझने में भी इजी होता है। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस तरह से देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो नाइट्रोजन लिखा और फिर ब्रैकेट में स्मॉल g मतलब गैस डिनोट कर दो। फिर इसको लिखो 3H2 मतलब 3 हाइड्रोजन एटम्स लिए, इसका भी स्टेट कैसा है, गैसियस स्टेट है। और फिर एरो दे के लिखता हूँ 2NH3, और ये भी गैसियस स्टेट में है, इसको ब्रैकेट में लिखो। अब ये जो एरो दिए हैं इसके ऊपर में हम लोग कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन हुआ था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट 200 ATM था। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। और क्या कोई कैटलिस्ट यूज़ हुआ था? हाँ, कैटलिस्ट यूज़ हुआ था, वो था फेरस, दैट मीन्स आयरन प्लस मोलिबोडिनम, मोलिबोडिनम MO से रिप्रेजेंट करना। तो देखो ये एक प्रॉपर प्रोसेस हो गया कि आप एक केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें एज ए रिएक्टेंट आपने नाइट्रोजन यूज़ किया है जो कि गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट में है। तो जो आपका प्रोडक्ट आया है दैट मीन्स अमोनिया, वो भी गैसियस स्टेट में है ऑलरेडी। और उसके साथ ये भी समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर कितना था, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, क्या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया था, ये सारे चीज़। तो अगर ऐसे अगर आप लोग रिएक्शन यूज़ कर रहे हो तो रिएक्शंस में आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। तो अगर आप कभी भी सॉलिड स्टेट दिखाना चाहते हो तो ब्रैकेट में S लिखो, अगर कभी गैस लिक्विड दिखाना चाहते हो तो L लिखो, और गैसेस दिखाना चाहते हो तो G लिखो। अभी क्या होता है, आपके पास एक अनदर टाइप का सॉल्यूशन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, AQ। इसको आप ब्रैकेट में AQ लिख सकते हो या फिर स्मॉल a दे सकते हो तो भी समझ में आ जाएगा कि एक्वस स्टेट है। बट दिस वन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कि AQ लिख दोगे तो समझ में आएगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। अभी एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, सपोज मान लो आपने एक NaCl लिया, NaCl मतलब हो गया सॉल्ट, NaCl आपने यूज़ किया NaCl, अब ये तो सॉल्ट हो गया। अब इसका स्टेट कैसा है, क्या ये सॉलिड है कि या फिर ये एक्वस है, ये कौन सा स्टेट है? और दोनों स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो सॉलिड स्टेट मतलब ये सिर्फ इसमें सिर्फ NaCl ही है, लेकिन अगर NaCl के एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो दैट मीन्स NaCl के साथ थोड़ा वाटर एडेड है। दैट मीन्स आप समझ लो कि ये बात ऐसा हो गया कि एक्वस मतलब क्या हो गया कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपने पहले पानी लिए और फिर पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा NaCl डाल दिए, तो ये जो मिक्सचर बना यहाँ पर, इसका कुछ पोर्शन लेके अगर आप रिएक्शंस पे यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा रिएक्शन कर रहे हो, तो अभी यहाँ पर जो NaCl आ गया वो एक्वस हो गया, AQ आ गया, ये वाला हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ NaCl डालते तो उसको हो जाता सॉलिड गैस, सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स आप उस टाइम NaCl S लिखते, लेकिन इस टाइम में आपको NaCl AQ लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है।
अगर कहीं पर एस लिखा है तो वो सॉलिड स्टेट में है, अगर ए क्यू है दैट मीन्स वो डिजॉल्व्ड है, दैट मीन्स द एलिमेंट इज एक्चुअली डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड द स्टेट इज इन लिक्विड स्टेट। आपके पास जो भी मटेरियल है वो एज ए लिक्विड स्टेट में है और उसमें कहीं वाटर एडेड है, यही बात बताना चाहता है एक्वस। एक्वा आता है, एक्वस आता है, एक्वस है, एक्वा मतलब होता है वाटर। बस यही बात समझ लो कि आप जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, दैट मीन्स राइट द केमिकल इक्वेशन और रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन इन सच ए वे दैट द इक्वेशन इटसेल्फ मेड मोर इंफॉर्मेटिव। दैट मीन्स आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कभी कभी आपने तो अभी तक ये भी जान गया कि ये अगर कहीं इक्वेशन में एरो गिवन है दैट मीन्स वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और अगर कहीं पर इक्वल्स टू गिवन है तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। और बेसिकली हम लोग ये जो एरो या फिर इक्वल्स टू लिखते हैं इसके ऊपर ही इंफॉर्मेशन देते हैं, टेम्परेचर दिखाते हैं, प्रेशर शो करते हैं, कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है कि नहीं वो भी हम लोग लिखते हैं। यही इसके ऊपर या फिर नीचे यूज़ करो, आइदर यहाँ यूज़ करो या फिर यहाँ यूज़ करो। और प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट्स रहेंगे, इधर प्रोडक्ट होंगे। तो दिस इज़ द एक कॉमन बेसिक एक बेसिक कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आपको कुछ रिएक्शंस तो आपको मिलेगा जहाँ कर प्रेसिपिटेशन पड़ेगा, तो प्रेसिपिटेशन अगर होता है तो आप लोग प्रोडक्ट में सपोज मान लो कि ए के साथ बी रिएक्शन हुआ तो एक सी टाइप का प्रोडक्ट आया जो कि नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, वाइट पीपीटी, पीपीटी ऐसे लिख दो तो सबको समझ में आ जाएगा कि जो सी जो प्रोडक्ट अभी जनरेट हुआ वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है। अगर कभी मान लो कि आपने एक ए रिएक्शन लिया था, आपने एक रिएक्टेंट लिया था ए जो कि सॉलिड था, और फिर बी आपने एक रिएक्टेंट लिया था वो लिक्विड था। अब ये दो रिएक्शन करने के बाद सी जनरेट हुआ। अब सी एक ऐसा टाइप का प्रोडक्ट है जो कि गैसियस स्टेट में है, तो अगर गैसियस है तो उसके साथ आप लिख दो एरो दे दो। दैट मीन्स ये एरो अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, और अगर एरो देते हो तो क्या होगा। अगर एरो दे रहे हो तो दैट मीन्स उसका डेंसिटी बहुत ही लो है, उसका डेंसिटी लो होने की वजह से वो बहुत हल्का है, तो वो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब के अंदर में नहीं रह रहा है, वो टेस्ट ट्यूब से आउट होकर निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप एरो नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स वो थोड़ा डेंसर है, ये जो गैस जनरेट हुआ वो थोड़ा डेंस्ड है और वो एक्चुअली उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में ही स्टे कर रहा है, वो निकल नहीं रहा है। ये तरीका होता है आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर एरो दे रहे हो, एरो यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि वो आउट हो जा रहा है, वो इक्वेशन से वो आउट हो जा रहा है, मतलब तो वो टेस्ट ट्यूब से आउट हो गया। या फिर जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बीकर लिए हो या फिर टेस्ट ट्यूब लिए हो या फिर कोई पॉट लिए हो या फिर कोई प्लेट लिए हो, जहाँ भी आप इक्वेशन ये कर रहे हो कि एक सॉलिड के साथ लिक्विड को मिलाने के बाद जो भी आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो गैसियस स्टेट में है और वो आउट हो जा रहा है। एरो देने से यही समझ में आएगा कि वो आउट हो जा रहा है, वो वहाँ पर नहीं है। ओके, सो दिस आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप लोग और भी करोगे तो शायद और भी आप लोगों को पता चलेगा। कभी कभी आपने ऑलरेडी ये भी जान चुके हो कि क्या होता है कि कुछ कुछ रिएक्शन में हीट जनरेट होता है और कुछ कुछ रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। तो हीट जनरेट हो रहा है तो दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक है, तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमेशा प्लस हीट लिख दो, दैट मीन्स, और एंडोथर्मिक होगा तो माइनस हीट लिख दो। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन में ए है, एक रिएक्टेंट है ए जो कि सॉलिड है, और उसके साथ अगर बी लिक्विड को आप यूज़ कर रहे हो, बी लिक्विड को रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर सी टाइप का एक आया जो कि गैस जनरेट हुआ, मान लो कि गैस जनरेट हुआ और प्लस हीट ऐसे लिख दिया। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर माइनस लिख देते तो सबको समझ में आ जाता कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो में हीट सब्सट्रैक्ट होता है, एक्सो में हीट ऐड होता है।
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो आई होपफुल आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो समझ में आएगा। जैसे कभी कभी आपको ये भी यूज़ किया जाता है, देखो मैं एक एक्शन दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया और ब्रैकेट में मैंने AQ लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये एक्वस सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये जो HCl है एसिड वाटर में एडेड है। और फिर मैंने लिख दिया NaOH और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है AQ। और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो होने के बाद आपको दे रहा है NaCl जो कि सॉल्ट है, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड नहीं है, वो भी एक्वस है, दैट मीन्स जो भी टेस्ट ट्यूब में जो भी लिक्विड था उसमें घुला हुआ है, बेसिकली वाटर था वही घुला हुआ है। एंड H2O जनरेट हो रहा है जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में एल है, लिक्विड फॉर्म में। ये स्मॉल एल होगा, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल होगा। ओके, अब देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन आपने यहाँ पर लिखे हैं, ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है ना बहुत फास्ट होता है, तो आप यहाँ पर लिख दो फास्ट, तो समझ में आ जाएगा कि ये एक रिएक्शन का रेट बता रहा है कि कैसे हो रहा है ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन क्या फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। नहीं, ये रिएक्शन जो यूज़ हुआ है कि HCl और NaOH, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फास्ट लिख के ये भी समझा दिया, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लिया कि ये रिएक्शन बहुत ही इस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। अभी देखो बैलेंस करने का दो तरीका होता है, एक होता है पार्शियल वे और एक होता है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल बहुत ही इजी होता है, आप लोग को एजम्पशन करना पड़ता है, लेकिन जो पार्शियल वे है उसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको ये सॉल्व होगा। तो हीट एंड ट्रायल में बेसिकली क्या होता है, आपको कॉमन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन पार्शियल में आपको मैथमेटिकली उसको प्रूव करना पड़ता है। तो मैं हीट एंड ट्रायल आपको दिखाता हूँ और पार्शियल का एक छोटा सा वीडियो बना के भेजता हूँ, उसके ऊपर आप वो वीडियो पहले आप लोग देखो, फिर होपफुली आप लोग को पार्शियल वाला समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। मैं हीट एंड ट्रायल वाला आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करने से अमोनिया जनरेट होता है NH3। मैंने यहाँ पर बेसिकली ये नहीं लिखा कि ये कौन सा स्टेट में है, बस ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बैलेंस करोगे। यहाँ पर मैंने एरो यूज़ किया है, दैट मीन्स ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना, दैट मीन्स इक्वल्स टू में लाना। तो अगर इक्वल्स टू लाना है तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे नाइट्रोजन के एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के उतने ही एटम होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के एटम भी उतने ही होना चाहिए। अभी तो देखो, अगर मैं एक चार्ट बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। N2 प्लस H2 इक्वल्स टू NH3। अभी देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ मैं लिखता हूँ LHS और नीचे देता हूँ RHS। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है कितना, दो नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अभी राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में तो यहाँ N के नीचे ओनली 1 है, तो यहाँ तो 1 है, लेकिन इससे मुझे 2 करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, हीट एंड ट्रायल में यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो देखो इधर भी हो गया 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2, RHS में भी 2 हो गया। अभी यहाँ पर 2 ऐड कर देने से क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो हाइड्रोजन इधर कितना था, हाइड्रोजन इधर था 2 LHS में, लेकिन RHS में देखो कितना हो जा रहा है, 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 हो जा रहा है। अब ये तो नहीं हो रहा है सेम, तभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी फिर आप सोच रहे हो कि ये 2 को चेंज करता हूँ,
तो नहीं, कभी कभी कहता है हिट, आप एक हिट करो, एक नंबर को हिट करो और आप LHS में थोड़ा चेंज कर दो। तो ठीक है, इधर हाइड्रोजन अगर LHS में 2 है तो मैं इस बार इस हाइड्रोजन को 2 से 6 कर देता हूँ। कैसे करोगे, आप यहाँ पर LHS में जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 बैठा दो। देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 6। बात को समझ में आया। देखो मैंने यहाँ पर 2 बैठा दिया तो यहाँ पर LHS में क्या हो गया, LHS में हो गया, RHS में भी हो गया 2, LHS में हो गया 2। अभी हाइड्रोजन काउंट करता हूँ तो इधर RHS में हाइड्रोजन हो गया 2 × 3 दैट मीन्स 6। तो मैं LHS में भी हाइड्रोजन को 6 करता हूँ, लेकिन यहाँ तो 2 है तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ तो 3 और 2 ज़ा 6 हो गया। सो देखो ये एक अनबैलेंस से बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। अब अगर बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया तो इसको एरो को हटा दो, एरो को हटा के इसको लिख दो इक्वल्स टू, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन कहाँ पर आके रुक गया कि N2 + 3H2 = 2NH3 एंड दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हिट एंड ट्रायल हो गया। मैं एक दूसरा टाइप का इक्वेशन बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखो, CH4 दैट मीन्स मीथेन। अभी मीथेन के साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्शन घटाया तो जनरेट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ और वाटर जनरेट हो गया। अभी LHS में क्या हो रहा है, देखो LHS में अभी आप देखो एलिमेंट क्या क्या है, एक तो कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये LHS में है। RHS में देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार अगर डिस्कस कर लिए तो दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट का सेम होना चाहिए। तो इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 और इधर 1, दोनों मिला के 3 हो गया, तो ये भी अनबैलेंस्ड है। अब क्या LHS में 2 है, RHS में 3 है, तो अनबैलेंस्ड हो गया। दैट मीन्स अभी आपको ये बैलेंस करना है ताकि दोनों साइड में सेम आ जाए, नंबर ऑफ एटम सेम आ जाए। तो मैं इसको जैसे लिखता हूँ, CH4 प्लस O2 equals to CO2 प्लस H2O। ठीक है, अभी मैं चार्ट बना लेता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और LHS लिखता हूँ, RHS लिखता हूँ। LHS में कितना है, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2। RHS में कितना है, कार्बन है 1, ऑक्सीजन हो गया 3 और हाइड्रोजन हो गया 2। तो ये मुश्किल हो जा रहा है। तो हिट एंड ट्रायल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 बैठाता हूँ, तो क्या हो गया देखो, यहाँ 2 बैठाने से मेरा ऑक्सीजन हो गया 4 और यहाँ पर 2 बैठा देता हूँ, तो देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन हो गया 4। ऑक्सीजन हो गया 4 LHS में। RHS में कितना हो गया, 2 × 1, यहाँ हुआ 2 और यहाँ पर है 2, दैट मीन्स दोनों मिला क्या हो गया 4। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ कितना है 4,
सॉरी, इट इज़ टाइम टेकिंग, असली स्क्रीन बहुत छोटा है, दिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, देखो यहाँ ऑक्सीजन मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर मैं 2 बैठा देता हूँ, यहाँ अगर मैं 2 बैठा देता हूँ तो 2 टू ज़ा ऑक्सीजन LHS में भी हो गया 4, RHS में भी हो गया 4। अभी कार्बन कितना है, कार्बन है 1, इधर भी कार्बन 1, तो 1 और 1 ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। और हाइड्रोजन देखता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2 टू ज़ा 4 और यहाँ हाइड्रोजन है 4, तो देखो ये बैलेंस्ड हो गया, दोनों साइड में सेम हो गया। मैंने क्या यहाँ पर एक तो 2 बैठाया ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ भी 2 बैठाया, तो ये 2 जगह पे अगर मैंने 2 बैठाया तो मेरा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड में कन्वर्ट हो गया। अब बुक में प्रैक्टिस करो कुछ हीट एंड ट्रायल, तो आपको समझ में आएगा कि हीट एंड ट्रायल में आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। लेकिन आई डू नॉट प्रेफर द हीट एंड ट्रायल मेथड बिकॉज कुछ इक्वेशंस आते हैं, ऐसे होते हैं कि आप उतना ईजीली नहीं यूज़ कर सकते हो, मतलब आप उतना ईजीली उसको नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप चाहे जितने भी एल्गोरिथम लगा लो, अपने तरीके से बैठने की कोशिश करो, वो नहीं होता है, तब वो मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइप के इक्वेशन को जो कि ईजी नहीं होते हैं, उसको सॉल्व करना ईजी नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा पार्शियल इक्वेशन मेथड लगा लेते हैं। और उसमें उसका एक तरीका है, वो मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसेस है। बस आप लोग जान लो कि उसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एजम्पशन करके चलना पड़ता है कि इक्वेशन आपको जो भी गिवन है A B जनरेट होकर अगर मान लो C और D हुआ, तो आपको यहाँ पर X Y Z P ऐसे पकड़ लेना पड़ता है। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होता है, उसके बाद पार्शियल बैलेंसिंग मेथड यूज़ होता है, उसके बाद आपका X Y Z और P का वैल्यू निकलता है। एंड दैट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बैलेंसिंग करने का जो 2 तरीका है, उसका हीट एंड ट्रायल आपको खुद घर में प्रैक्टिस करो। अब मैं पार्शियल वाला आपको वीडियो भेजने के बाद आप लोग पार्शियल का भी प्रैक्टिस करना शुरू करना। अब पार्शियल अगर आप जान जाते हो तो आपको हीट एंड ट्रायल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन में पार्शियल यूज़ करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि पार्शियल इक्वेशन दोनों में ही लागू होता है। जो इजी टाइप का इक्वेशन होता है, जो टफ टाइप का इक्वेशन होता है, दोनों टाइप में सॉल्व होता है। लेकिन हीट एंड ट्रायल ओनली उसी में अप्लाई होता है जिसमें इजी मेथड होता है, इजी इक्वेशन गिवन होता है। तो 2 पार्शियल मेथड इज टाइम टेकिंग बट हमेशा आपको सही रिजल्ट देता है, लेकिन हीट एंड ट्रायल हमेशा आपको सही रिजल्ट नहीं देता। सो आई प्रेफर कि आप पार्शियल मेथड यूज़ करो। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भेज दूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कि देखो आयोनिक इक्वेशंस क्या होता है, अभी आपको समझना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा आपको आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें देखो एक नाम आ रहा है आयोनिक, तो आयन क्या होता है। देखो आपको सबको पता है कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज मान लो कि सोडियम Na, और मैंने आप लोग ने ऑलरेडी ये पढ़ के आए थे कि सोडियम में 11 प्रोटॉन रहते हैं, 11 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा होता है। तभी होता क्या है कि अगर मान लो कि इस एलिमेंट से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, दैट मीन्स घट के 10 हो गया, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाने की वजह से सोडियम प्लस हो जाएगा। या फिर अगर मान लो कि सोडियम में, या फिर मान लो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है कहीं से, तो क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम विल इंक्रीज। फिर से बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज इन दैट एलिमेंट, इन दैट एटॉम। इसलिए वो क्लोरीन आयोनाइज्ड हो जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज्ड। और जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11
इलेक्ट्रॉन तो पहले था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से, रिलीज हो जाने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन घट गया। तो घट जाने से 10 इलेक्ट्रॉन ही रह गया उस एटम में, और उसमें 11 प्रोटॉन तो हमें हमें अभी तभी भी है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो सोडियम प्लस आयन कन्वर्ट हो गया। अभी देखो ये एक पॉजिटिव आयन हो गया जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, और ये एक नेगेटिव आयन हो गया जिसको हम लोग एनायन कहते हैं। अगर इस टाइप के आयन अगर आपस में जुड़ जाएं तो क्या होता है, वो एक आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आयनिक रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो कि सोडियम, ये एक सिल्वर ले लिया मैंने, सिल्वर का पॉजिटिव आयन ले लिया, और जो कि एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट में है एक्चुअली क्या है, वो आयोनाइज्ड तो है ही, लेकिन पानी के अंदर में आयोनाइज्ड हो गए हैं। और उसके साथ अगर मान लो हम लोग ने क्लोरीन के एनायन के लिया, जो भी वो भी एक्वस है, दैट मीन्स क्लोरीन भी एक्चुअली पानी के अंदर में ही है और नेगेटिवली आयोनाइज्ड हो गया। दैट मीन्स दिस वन इज़ द कैटायन एंड दिस वन इज़ द एनायन। अब ये अगर रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली AgCl दैट मीन्स सिल्वर क्लोराइड का एक सॉलिड फॉर्म जनरेट होता है। सॉलिड एज ब्रैकेट में एस लिखा है, मतलब सॉलिड जनरेट होता है। तो देखो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है, इसको हम लोग आयनिक इक्वेशन कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स यहाँ पर एसोसिएटेड है, जो भी कंपाउंड जैसे ये हो या हो, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर एसोसिएटेड है, वो एक्चुअली आयोनाइज्ड हालत में थे, एज आयोनाइज स्टेट में थे। रिएक्शन करने के बाद और आयोनाइज्ड नहीं रहे, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए, और सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, वो तो डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप के एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। जैसे ये दो एलिमेंट के लिए ये रिएक्शन होने के बाद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। कभी कभी क्या होता है, लिक्विड भी जनरेट होता है, कभी कभी क्या होता है, गैसेस भी जनरेट हो सकता है। वो डिपेंड है कि कौन सा रिएक्टेंट्स यूज़ हुआ है। लेकिन आपको समझना ये है कि इस इक्वेशन में क्या हुआ था, पहले एक आयन एक दूसरे आयन के साथ रिएक्शन किया था, एक आयन दूसरे आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया था या फिर जनरेट हुआ था, वो और आयनाइज्ड नहीं है, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए हैं, और एक स्पेसिफिक स्टेट में भी थे। जैसे इसमें सॉलिड स्टेट में थे, लिक्विड भी हो सकते थे, गैस भी हो सकते थे। सो और आयनाइज्ड नहीं रहे, एक सॉलिड स्टेट में, एक स्पेसिफाइड स्टेट में आ गए थे। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आयोनिक इक्वेशंस। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो आयोनिक इक्वेशंस। ओके, तो फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने से पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम लोग ये सोचने लगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो उसको सारे के सारे केमिकल रिएक्शन तो बताना पॉसिबल नहीं है कि कितने सारे इक्वेशंस है, कितने सारे हम लोग को याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर टाइप कह सकते हो, उसके बेसिस में हम लोग सारे केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई कर लिए हैं कि दुनिया में जितने सारे केमिकल रिएक्शन हैं आइदर वो इन्हीं टाइप के अंदर में ही आता है। और उनके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो पहला होता है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देखो नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बाइंड हो जाता है, ए के साथ बी रिएक्शन होके ए बी हो जाता है, कॉम्बाइंड हो जाता है। तो एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल पे आएंगे हम लोग। जैसे मान लो 2SO2 प्लस ऑक्सीजन। देखो ये अभी जो नया सब्सटेंस बनेगा उसमें SO2 और O2 दोनों अटैच होके SO3 बना देगा, और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, और ये रहेगा 2SO2। तो देखो अभी ये जो इक्वेशन आपको मिला, ये एक कंपाउंड था, ये एक एलिमेंट था, ये एक्चुअली कंपाउंड था और ये एक एलिमेंट था, ये दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बनाया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें सल्फर था, ऑक्सीजन था, और यहाँ भी ऑक्सीजन था। रिएक्शन होने के बाद जो आया उसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, लेकिन वो कंबाइंड हालत में है, दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन हो गया।
अभी नंबर ऑफ एटम चेक कर लेते हैं एक बार। रिएक्शन क्या था, 2SO2 प्लस O2। कितने सारे सल्फर है, सल्फर है 2, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है 2 और यहाँ है 2 2 से 4, दैट मीन्स 2 और 4 मिला के हो गया 6। तो ऑक्सीजन हो गया 6 और सल्फर हो गया 2। अभी रिएक्शन होने के बाद क्या जनरेट हुआ, देखो रिएक्शन होने के बाद जनरेट हुआ 2SO3। अभी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6 जो कि मैच हो गया, और 2S मतलब सल्फर हो गया 2 मैच हो गया। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन ये एक किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये हो गया कि एक कंपाउंड के साथ एक एलिमेंट ऐड होके एक नया कंपाउंड बना जो कि कंबाइंड हालत में है, अलग अलग नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, देखो इसमें मैंने यूज़ करूँगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया। इसी को तो हम लोग लाइम कहते हैं, वाइट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, क्विक लाइम जिसको कहते हैं। तो ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर आप लोग पानी ऐड करते हो, H2O ऐड करते हो, तो H2O कैसे फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर ऐड करते हो तो देखो ये सारे रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, CaOH whole 2, that means calcium hydroxide. This one is the calcium and this one the hydroxide. नाउ ये जो 2 है ये एक्चुअली O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो काउंट करो तो क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है क्या। देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 2, और इधर भी देखो आ गया 2। ओके, हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन है। तो दिस वन इज एक्चुअली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो इसको एरो नहीं देके हम लोग इक्वल्स टू लिखना बेहतर होगा, इक्वल्स टू लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन हो गया, देखो आपके पास एक कंपाउंड था और दूसरा कंपाउंड मिलने के बाद जो नया कंपाउंड बना वो एक्चुअली कंबाइंड हालत में है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव में बना देता हूँ, देखो प्लस हीट, दिस वन इज़ द हीट, दैट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये जनरेट होने के टाइम में हीट होता है। आप लोग शायद डेली लाइफ में ये खुद भी प्रैक्टिस किए होंगे कि अगर वाइट लाइम को अगर पानी में डाल देते हो तो आप लोग को पता भी चलता है कि वो गर्म हो जाता है। आप लोग रियल लाइफ में कभी शायद ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखे होंगे, लेकिन जो भी देखे हो उसको पता होगा कि जब वाइट लाइम को पानी में ऐड किया जाता है तो थोड़ा हीट जनरेट होता है, वो पानी उबलना शुरू कर देता है, वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन पानी बहुत गर्म हो जाता है। सो दिस आर द बेसिकली द रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, फिलहाल के लिए अभी तक हम लोग यही तक रुकते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप में। ओके, थैंक यू।